everyone. Today we are going to discuss all the activities of chapter heredity. So we are going to discuss each and every activity in detail. So the first activity says observe the ears of all the students in the class. Prepare a list of students having free or attached earlobes and कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एज. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के बच्चों के ईयर्स को नोटिस करना है एंड आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों की ईयर के जो लोब हैं वो अटैच्ड हैं एंड कितने बच्चों के जो ईयर्स के लोब हैं वो डी अटैच्ड हैं. ओके, फिर आपको यहाँ पे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास. फिर आपको हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के ईयर लोब्स का भी पता करना है. ओके, देन कॉलरेट द ईयर लोब्स टाइप ऑफ द ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. मतलब कि आपको देखना है कि क्या उनके पेरेंट्स के जो ईयर लोब्स हैं और जो उनके बेबीज के ईयर लोब्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं. मतलब आपको ये चेक करना है कि कितना इनहेरिटेंस हुआ है, कि पेरेंट्स के जैसे उनके चिल्ड्रन के क्या ईयर्स हैं या नहीं है. ओके, बेस्ड ऑन द एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब टाइप. फिर आपको क्या करना है, इन एविडेंस के बेसिस पर आपको बताना है कि इनहेरिटेंस जो है ईयरलोब्स का उसका क्या पॉसिबल रूल हो सकता है. ओके, यू हैव टू टेल द पॉसिबल रूल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ ईयरलोब, कि ईयरलोब का क्या पॉसिबल रूल रहा होगा इनहेरिटेंस का, वो आपको बताना है. देखो, अटैच्ड ईयरलोब ऐसे दिखते हैं और डी अटैच्ड ईयरलोब कैसे दिखते हैं, वो थोड़े फ्री रहते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं इस तरह से. ओके, सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट इन द क्लास वी फाइंड दैट सम स्टूडेंट हैव फ्री ईयरलोब व्हाइल अदर हैव अटैच्ड ईयरलोब. ऑब्वियसली जब हमने इसे क्लास में किया, आप भी जब इसे क्लास में करोगे आप देखोगे कि कुछ बच्चों के जो ईयरलोब्स हैं वो अटैच्ड हैं एंड कुछ बच्चों के ईयरलोब्स डी अटैच्ड हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो ईयरलोब होते हैं, जो फ्री ईयरलोब थे क्लास में 24 बच्चों के थे एंड जो अटैच थे 6 बच्चों के थे एंड टोटल बच्चे थे 30. ओके, सो जब हम परसेंटेज निकालेंगे फ्री ईयरलोब की 80% आएगी एंड जब हम अटैच्ड ईयरलोब की परसेंटेज निकालेंगे तो 20% आएगी. ओके, नोट करो, दीज आर सिंपल वैल्यूज, रिप्लेस देम विद द एक्चुअल डेटा कलेक्टेड इन योर क्लासरूम. ऑफ कोर्स आपके क्लासरूम में ये जो डेटा होगा वो डिफर कर सकता है. ठीक है, नाउ कोलरेशन विद द पेरेंट्स. आफ्टर आस्किंग अबाउट द ईयरलोब्स ऑफ देयर पेरेंट्स, जब मैंने उनके पेरेंट्स से उनके ईयरलोब्स के बारे में पूछा, सो स्टूडेंट्स may observe that children with free earlobes usually have at least one parent with free earlobe. So जिन बच्चों के free earlobe हैं उनके एक पेरेंट का, मतलब कि या फिर मॉम का या फिर डैड का जो earlobe है वो फ्री है, इसलिए उनका भी earlobe फ्री है. ओके, अगर एक का भी फ्री नहीं होता तो उनका भी फ्री नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो इनहेरिट होता है. ओके, ड्यूरिंग द बर्थ. सो चिल्ड्रन विद अटैच्ड earlobe often have both parents विथ अटैच ईयरलोब. और जिनका अटैच ईयरलोब है उनके दोनों ही पेरेंट्स का अटैच होता है ईयरलोब. ओके, और दे मे हैव पेरेंट कैरिंग द रिसेसिव अलील, और या फिर उनके पास इसका रिसेसिव अलील होता है. ओके, सो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है दैट ईयरलोब्स टाइप इज एन इनहेरिटेड ट्रेट. ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है. ओके, जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो अब हमसे पूछा था कि पॉसिबल रूल क्या है इनहेरिटेंस का. सो यहाँ पे पॉसिबल रूल है कि जो फ्री ईयरलोब्स वाले चिल्ड्रन थे उनमें जो फ्री ईयरलोब का जो ट्रेट था वो डोमिनेंट था. ओके, एंड अगर हम वही बात करें अटैच्ड ईयरलोब्स की, सो जो उसमें अटैच्ड ईयरलोब का जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है. ओके, एंड देन देखो, A child needs at least one dominant allele to have free earlobe. अगर एक चाइल्ड का फ्री ईयरलोब है सो वहाँ पर एटलीस्ट एक डोमिनेंट अलील होना चाहिए फ्री ईयरलोब का. ओके, एंड A child will have attached earlobe only if both the alleles are recessive. अगर दोनों ही अलील रिसेसिव होंगे, वो भी अटैच्ड ईयरलोब के, तभी एक जो चाइल्ड होगा उसका जो ईयरलोब होगा वो अटैच्ड होगा, जब उसके पास रिसेसिव अलील होंगे वो भी दोनों. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया फ्री ईयरलोब को एंड अटैच्ड ईयरलोब को हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया.
मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर से ही हमेशा हम डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो पॉसिबल जीनोटाइप देखो, अगर दोनों डोमिनेंट है कैपिटल ई, सो यहाँ पे क्या होगा, फ्री ईयर लोब्स होंगे। बट अगर एक कैपिटल ई है एक स्मॉल ई है तब भी फ्री ईयर लोब होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल ई, सो वो क्या करेगा, रिसेसिव को सप्रेस कर देगा एंड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, एंड अगर हम बात करें स्मॉल ई है अगर जीनोटाइप, सो क्या होगा, अटैच्ड ईयर लोब्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट ईयर लोब टाइप इज इनहेरिटेड पेरेंट्स थ्रू जीन। सो ये एक्टिविटी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि जो ईयरलोब है वो एक ऐसा टाइप है जिसे इनहेरिट किया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, थ्रू द जीन, तभी वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। ओके, सिंस फ्री ईयरलोब्स यूजुअली अपीयर इवन व्हेन ओनली वन डोमिनेंट अलील इज प्रेजेंट, दे आर कंसिडर्ड डोमिनेंट। देखो, अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट है तब भी हमें फ्री ईयरलोब देखने को मिल रहा है, राइट? इसका मतलब कि जो अलील है फ्री ईयरलोब का वो डोमिनेंट है, whereas attached earlobe appears only with both alleles are recessive। और जो attached earlobe है वो कब दिख रहा है, जब दोनों ही allele recessive है, right, and making them a recessive trait, and इसीलिए वो एक recessive trait बन जा रहा है। okay, now moving on to the next activity, which is second activity, which says what experiment would we do to confirm that the F2 generation did in fact have a 1:2:1 ratio of capital T capital T capital T small t and small t trial combination। so ये पूछ रहा है कि हम ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट करें कंफर्म करने के लिए कि जो F2 जनरेशन है उसका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 आए। सो जो पहला 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी को, सेकंड जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी को, क्योंकि ये 2 बार था, ठीक है, एंड जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, क्योंकि ये एक ही बार था, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, कैपिटल टी डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है इसलिए वो भी टॉल होगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा एम क्या है, हमें कंफर्म करना है कि जो F2 जनरेशन है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, कंटेनिंग द जीनोटाइप 1:2:1। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, हमें यहाँ पे F2 जनरेशन चाहिएगी पी प्लांट की, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे गार्डन चाहिए एंड पॉट्स चाहिए फॉर ग्रोइंग प्लांट। ओके, फिर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को नोट आउट करेंगे। ओके, अब देखो प्रोसीजर, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है टॉल पी प्लांट को फ्रॉम F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन से ही हमें टॉल प्लांट्स को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। द डॉर्फ प्लांट आर ऑलरेडी नोन टू हैव द जीनोटाइप टीटी, एंड आपको पता है जो डॉर्फ प्लांट होता है उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रॉस ईच टॉल प्लांट सेपरेटली विद द प्योर डॉर्फ प्लांट। फिर हमें क्या करना है, हर एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराना है विद अ प्योर डॉर्फ प्लांट, ठीक है, प्योर मतलब स्मॉल टी, ठीक है, एंड कैपिटल टी होता है तो उससे भी हम प्योर बोलते हैं बट वो डोमिनेंट होता, एंड स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। ओके, दिस इज कॉल्ड, जब हम टॉल प्लांट का क्रॉस कराते हैं विद अ डॉर्फ प्योर प्लांट उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। सो फिर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन ईच क्रॉस, हर एक क्रॉस में क्या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। सो पहला क्रॉस देखो, केस फर्स्ट, इफ द टॉल प्लांट इज कैपिटल टी मतलब कि प्योर टॉल प्लांट है हमारे पास, जब हम प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराते हैं प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ, सो सारे ही ऑफस्प्रिंग्स हमें टॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड उसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ओके, दिस शोज दैट द पेरेंट प्लांट वाज होमोजाइगस, ये हमें खुद ही बता देता है अपने ऑफस्प्रिंग से कि जो हमारा पेरेंट प्लांट था वो क्या था, होमोजाइगस टॉल प्लांट था। होमोजाइगस मतलब होता है कि सेम, एंड हेटेरोजाइगस मतलब डिफरेंट। ओके, अब केस 2 देखो, इफ टॉल प्लांट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर टॉल प्लांट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब कि प्योर नहीं है, अगर हम उसका क्रॉस कराते हैं विद प्योर डॉर्फ प्लांट, सो हमें 50% टॉल प्लांट मिलते हैं एंड 50% डॉर्फ प्लांट मिलते हैं, ठीक है। सो ये हमें क्या शो करता है, दैट पेरेंट प्लांट वाज हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, पेरेंट प्लांट क्या था, हेटेरोजाइगस टॉल था, मतलब कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी था। ओके, देन केस 3 देखो, जब डॉर्फ प्लांट हम लेते हैं, ऑल डॉर्फ प्लांट इन द F2 जनरेशन हैव द जीनोटाइप स्मॉल टी, सो नो टेस्ट क्रॉस इज रिक्वायर्ड। जब हम डॉर्फ प्लांट लेंगे हमें पता है कि सारे ही डॉर्फ प्लांट जो होंगे F2 जनरेशन में उनका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, सो यहाँ पे कोई भी टेस्ट क्रॉस करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट देखते हैं कि आफ्टर टेस्टिंग ऑल द टॉल प्लांट इट इज फाउंड दैट, जब हमने टेस्ट किया सारे टॉल प्लांट को तो हमें क्या देखने को मिला कि 1/3 वो टॉल प्लांट्स हैं, मतलब कि प्योर टॉल प्लांट है, कैपिटल टी, एंड 2/3 हमारे टॉल प्लांट है बट वो कैपिटल टी स्मॉल टी है,
ठीक है, वो प्योर टॉल प्लांट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, इसलिए हम उसे टॉल बोल रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा ऑल डॉर्फ प्लांट आर स्मॉल टी एंड जो सारे डॉर्फ प्लांट है वो स्मॉल टी है। ठीक है, thus the overall genotype ratio in the F2 generation is capital T ratio capital T ratio small t। so यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि the activity confirms that although both capital T and capital T plant appears tall, हमें पता है कि जो capital T है जो प्योर टॉल प्लांट है एंड जो capital T है जो प्योर नहीं है वो अपीयर तो होते हैं हमें टॉल एंड दे हैव डिफरेंट जीनोटाइप कंपोजिशन, पर उनका जो जीनोटाइप होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, डिफरेंट। कैपिटल टी सेम है, कैपिटल टी डिफरेंट है, राइट। बाय परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड verify that F2 generation consists of capital T and small t in the ratio of 1:2:1, confirming Mendel's law of segregation. So इस टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इनके बीच में एंड हम वेरीफाई कर पाते हैं कि जो F2 जनरेशन है वो कैसा जीनोटाइप कंसिस्ट करती है। ठीक है, एंड इससे हमें पता चलता है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, मेंडल का सेकेंड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।